हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मजा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गन पाइप को। और ऑर्गन पाइप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका सीबीएसई लेवल में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं हूँ दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ऑर्गन पाइप डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ऑर्गन पाइप होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक ओपन ऑर्गन पाइप। और ये ऑर्गन पाइप क्या होता है, तो ऑर्गन पाइप हम कह सकते हैं एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय मेकिंग द एयर कॉलम इनटू वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये होता कैसे है, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करता हूँ एक बांसुरी की, तो जब बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी बजाते वक्त होता क्या है, आप फूंक मारते हैं उसके अंदर और वहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये फूंक मारने से साउंड बेसिकली प्रोड्यूस कैसे हुई, तो यहाँ पर जब हम फूंक मारते हैं तो एयर प्रेशर है, उस एयर प्रेशर की वजह से इस बांसुरी के अंदर जो आपका हवा भरी हुई थी या जो एयर पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट करने लगते हैं और उसी की वजह से यहाँ पर साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप में आपके बहुत सारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं जिन्हें हमें समझना है आज की वीडियो में। तो पहले हम बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप की और फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप को। ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब हो गया जिसके दोनों ही सिरे ओपन हो। ठीक है, जिसके दोनों ही सिरे ओपन हो, जैसे कि ये ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब हो गया जिसके दोनों ही सिरे ओपन हो। ठीक है, और आपको पता है कि अगर ये ओपन एंड है तो यहां पर हमेशा क्या बनेगा, तो यहां हमेशा बनेगा एंटी नोड। क्योंकि आपको पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई भी वेव का रिफ्लेक्शन किसी भी रिजिड बाउंड्री से होता है तो वहां हमेशा नोड बनता है, और अगर किसी वेव का रिफ्लेक्शन किसी ओपन बाउंड्री से होता है तो वहां पे आपका हमेशा एंटी नोड बनता है। तो अगर हम नोड और एंटी नोड की बात करते हैं तो नोड का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह जहां पर आपका एम्पलीट्यूड 0 होता है, और एंटी नोड का मतलब हो गया ऐसी जगह जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जैसा अगर मैं बात करता हूं ओपन ऑर्गन पाइप की, और इसमें अगर मैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखना चाहूं, अगर इसमें मैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखना चाहता हूं, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बिल्कुल सिंपल वाला होगा। तो आपको पता है कि ये जो ऑर्गन पाइप है इसका ये वाला सिरा ओपन है, तो अगर दोनों सिरे ओपन हैं तो यानी दोनों ही जगह आपका क्या बनेगा, एंटी नोड। यहाँ भी यानी कि यहाँ भी एंटी नोड बनेगा और यहाँ भी एंटी नोड बनेगा। ठीक है, और आपको पता है कि दो एंटी नोड एक साथ नहीं हो सकते, मतलब दो एंटी नोड्स के बीच हमेशा एक नोड होता है। ठीक है, यानी इसके बीचों बीच हमने क्या करना है, एक नोड बना देना है। अब आपको पता है कि वेव कैसे बनेगी, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए वेव फॉर्म हो गई। ठीक है, अब एक चीज आपको और पता होगी कि भाई एक नोड और एंटी नोड के बीच का जो गैप होता है वो हमेशा λ/4 के बराबर होता है, यानी एक वेवलेंथ का 1/4 पोर्शन होता है। आपने देखा होगा ना, आपकी वेव जो होती है वो ऐसी होती है, ये आपकी वेव हो गई, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो लैम्डा हो गई, और हाफ लेंथ को हम लोग λ/2 कह देंगे, और अगर मैं उसका भी हाफ कर दूं तो λ/4 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है, तो इसे मैं कहूँगा नोड, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम हो गया, इसे मैंने कह दिया एंटी नोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोड और एंटी नोड के बीच गैप कितना है, तो λ/4 का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो वेवलेंथ होगा वो λ/4 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी जो होगा ये λ/4 होगा, और यहाँ की वेव का जो वेवलेंथ है वो अलग होगा। नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में आप देखोगे तो जो वेवलेंथ होगा वो अलग होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है यहाँ पर वेव का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहता है, लेकिन जो वेव की स्पीड है वो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि स्पीड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, और मीडियम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे फिलहाल जो वेव बनी है उसकी वेवलेंथ को मैंने λ1 कह दिया, ठीक है। और ये पूरा जो ऑर्गन पाइप है इसकी लेंथ को अगर मैं L मान लूँ तो मैं कह सकता हूँ ना कि भाई यहाँ L लेंथ में 2 टाइम्स ऑफ λ1/4 वेव आ रही है, यानी 2 क्वार्टर वेव्स आ रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ कि भाई वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपको बचपन में ही एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था और वो फॉर्मूला था v = न्यू लैम्डा। तो यहाँ से न्यू = क्या हो गया, v बटे में लैम्डा, तो न्यू1 = v बटे में λ1। मैंने बताया था ना कि चाहे कोई भी मोड ऑफ वाइब्रेशन हो, आपका जो वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो एक बार सोच के देखो, ये जो मीडियम है ये कैसा मीडियम है, तो आपका गैसियस मीडियम, और जो वेव यहाँ ट्रैवल कर रही है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, साउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी भी गैसियस मीडियम से ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला होता है v = स्क्वायर रूट ऑफ गामा p बटे में रो, स्क्वायर रूट ऑफ गामा p बटे में रो। तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो मैं चाहूँ तो v की जगह स्क्वायर रूट ऑफ गामा p बटे में रो लिख सकता हूँ, और λ1 की जगह चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ। तो आपको पता है कि यहाँ पे L लेंथ में 2 टाइम्स ऑफ λ1/4 आया है ना, तो L = 2 टाइम्स ऑफ λ1/4। तो यहाँ से आपको λ1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2 इधर चला जाएगा, सो λ1 = 2L। तो जहाँ आपका λ1 लिखा है, अगर आप चाहो तो वहाँ 2L लिख सकते हो। तो ये आपके फंडामेंटल नोट का फ्रीक्वेंसी हो गया, और इस फ्रीक्वेंसी को मैं मान लिया जाए क्या कह देता हूँ, तो ये जो फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रही है इस फ्रीक्वेंसी को मैंने मान लिया न्यू, ठीक है। ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी इसे हम न्यू मान ले रहे हैं, और न्यू का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट और फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। तो बात समझ में आती है। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की कहानी हो गई। अगर मैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करता हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो उसमें एक नोड आएगा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा तो उसमें 2 नोड्स हो जाएंगे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 3 नोड्स। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जो भी मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसमें उतने ही नोड्स होंगे। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो ओपन एंड होगा वहाँ हमेशा एंटी नोड बनेगा। अगर ये 1-2 बात आपको ध्यान आ रही है तो फिर ये सब बनाने में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। जैसे अगर मैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर दूं, तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो आपका बनेगा वो कैसे बनेगा, तो देखो ये ऑर्गन पाइप का लेंथ तो हमारा L है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। बाकी आपको पता है ये भी आपका ओपन एंड है, तो यहाँ भी आपका एंटी नोड ही बनने वाला है, ठीक है। ये ओपन एंड है तो यहाँ पे आपका एंटी नोड बनेगा, और ये भी ओपन एंड है तो यहाँ पे भी आपका एंटी नोड ही बनने वाला है। बाकी मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की कहानी है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 नोड्स बनेंगे। अब अगर 2 नोड्स बनाने हैं तो एक नोड मैंने यहाँ ले लिया और एक नोड मैंने यहाँ ले लिया। अब आपको पता है कि 2 नोड्स एक साथ कभी नहीं आ सकते, तो हमेशा उनके बीच में क्या होगा, एक एंटी नोड होगा, ठीक है। तो अगर यह आपने इतना तैयार कर लिया तो अब इसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ से लेके ये एक वेव बन गई, ये आपका दूसरा बन गया, ये आपका तीसरा बन गया, और ये आपका चौथा बन गया, ठीक है। आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो λ/4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये भी λ/4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये भी λ/4 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ये भी λ/4 है। और अगर आप पीछे जो वेव बनी थी और जो यहाँ पे वेव बन रही है, दोनों की वेवलेंथ देखोगे तो अलग अलग दिखेगी आपको। तो अगर दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है तो इसे आप लोग कह देंगे इसे आप कह देंगे λ2/4।
तो ये जो वेव आई है इस बार, इसको मैं λ2 कह दे रहा हूं, तो ये आपका λ2/4 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करता हूं, तो हम बात कर रहे हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या है, तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की कहानी आपको दिख रही है, यहां भी आपको फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है। तो इस बार जो फ्रीक्वेंसी उसे मैंने ν2 कह दिया, तो ν2 बोले तो v बटे में λ2। अब आपको पता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है और एक गैसियस मीडियम से ट्रैवल कर रहा है। तो अगर कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी भी गैसियस मीडियम से ट्रैवल करता है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो v √γp/ρ, और यहाँ पे λ2 किसके बराबर होगा, तो आपको पता है कि यहाँ L लेंथ में कितनी क्वार्टर वेव्स आ रही हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 क्वार्टर वेव्स है ना, तो क्वार्टर वेव्स का मतलब λ2/4, सॉरी 4 क्वार्टर वेव्स है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका। तो यहाँ आप लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ λ2/4। तो देखो 4 से 4 कट गया, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि λ2 जो है वो L लेंथ के बराबर है। तो जहाँ आपका λ2 लिखा है वहाँ आप L लिख दीजिए खाली। अब अगर आप फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा न्यू था वो 1/2L² था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ L लिखा हुआ है और यहाँ पे 2L है। तो अगर मैं इसे ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन करा दूँ तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने नीचे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करा दिया और ऊपर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करा दिया। इससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन हाँ हमें बेनिफिट ज़रूर होने वाला है। और बेनिफिट क्या होगा कि अब ये बन गया 2 इंटू में 1/2L²√γp/ρ, और ये जो 1/2L²√γp/ρ है, इस पूरे को अगर मैं चाहूँ तो न्यू कह सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी आ गया वो 2 टाइम्स ऑफ न्यू हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए कर सकते हैं। तो अगर हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ क्या कहानी बनेगी, तो हम बात कर रहे हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की। तो एक बार देखते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या है। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपको पता है 3 नोट्स बनेंगे। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 2 नोट्स थे, इस बार 3 नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो आपको पता है ये भी ओपन एंड है तो यहां भी आपका एंटी नोड बनेगा, और ये भी ओपन एंड है तो यहां भी एंटी नोड बनेगा। बाकी यहाँ पे 3 नोड्स बनाने हैं, तो एक नोड मैंने यहाँ दिखा दिया, दूसरा नोड मैं यहाँ दिखा देता हूँ, और तीसरा नोड मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 नोड्स आ गए। अब आपको पता है कि भाई 2 नोड्स के बीच हमेशा एक एंटी नोड रहता ही रहता है, तो इन दोनों नोड्स के बीच में मैंने एक एंटी नोड यहाँ शो कर दिया, इन दोनों नोड्स के बीच एक एंटी नोड यहाँ शो कर दिया, और ऐसे ही इन दो, इधर तो खैर नोड एंटी नोड है ही साथ में। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वेव ही तो बनानी है, तो आप बना लेंगे। तो ये आपका एंटी नोड से नोड, फिर आपका ये यहाँ से गए, ये मैक्सिमम से 0, ये 0 से मैक्सिमम, ये 0 से मैक्सिमम, और मैक्सिमम से 0। ठीक है, तो ये कहानी बन गई। अब सोचो यहाँ पर कितने क्वार्टर वेव्स हैं, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यानी मैं कहना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 और 6 क्वार्टर वेव्स है। और यहाँ की जो वेवलेंथ है वो अलग है, तो इस बार वाली जो वेवलेंथ है उसे मैं कह दे रहा हूँ λ3। तो ये आपका λ3/4 हो जाएगा, ऐसे ये भी λ3/4। अब सोचो यहाँ टोटल लेंथ कितना है, L। तो ये जितनी भी वेव्स आई हैं ये आई तो आपकी L लेंथ में ही है ना, ये जितनी भी वेव्स आ रही हैं सब L लेंथ में ही आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर आपको फ्रीक्वेंसी देखना हो ν3, तो ν3 कितना हो जाएगा आपका, तो ν = v बटे में लैम्डा, तो v बटे में λ3, और v हमारा किसके बराबर था, तो √γp/ρ, और λ3 किसके बराबर है, तो आपको पता है यहाँ L लेंथ में कितनी क्वार्टर वेव्स आई थी, तो 6 क्वार्टर वेव्स आई थी। तो यहाँ मैं 6 टाइम्स लिख सकता हूँ λ3/4।
तो यहाँ से लैम्डा 3 का वैल्यू आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2 हो गया ना ये, तो इधर भेजोगे तो 2/3 L आ जाएगा, यानी 2L/3 हो जाएगा। तो लैम्डा 3 की जगह अगर मैं चाहूँ तो 2L/3 लिख सकता हूँ। अब ये 3 आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 1/2L और स्क्वायर रूट ऑफ गामा P बटे में रो। अब आपको याद होगा कि 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ गामा P बटे में जो रो था वो किसके बराबर था, तो न्यू, यानी फंडामेंटल नोड का फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो इस तरीके से हमें ये न्यू 3 मिल गया। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ, तो यहाँ अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ना, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो n टाइम्स हो जाएगा, तो ये न्यू n जो होगा वो n टाइम्स ऑफ न्यू होगा। सो बच्चों बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है। तो ओपन ऑर्गन पाइप में आपको बस 2-3 बातें ही ध्यान रखनी है। पहला तो ये है कि जो ओपन एंड होगा वहाँ हमेशा एंटी नोड बनेगा, और जिस भी मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात हो रही है, जिस भी मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात हो रही है उतने ही यहाँ पे नोड होंगे। जैसे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते तो 3 नोड्स बनाने हैं आपको, फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात हो जाएगी 5 नोड्स बनाने हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो फ्रीक्वेंसीज है इन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जो हमारा न्यू 3 है इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। तो इसे हम लोग कह देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। ऐसे इससे ऊपर जो था आपका सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर बात करता हूं, तो यहां पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। तो इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक या फिर थर्ड ओवरटोन कह सकते हैं, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन और फर्स्ट ओवरटोन। तो बच्चों ये आपको समझना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा ना, आपको ये नहीं बोलेगा कि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बताइए, आपको बोलेगा सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताइए। तो आपको ये समझना पड़ेगा सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में तो फंडामेंटल हो गया, तो सेकंड वाले से तो फर्स्ट ओवरटोन स्टार्ट हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया ओपन ऑर्गन पाइप की कहानी। अब इसके बाद हम करेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो हम समझेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम चीजें कैसे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पूरे को समझ लीजिए तरीके से, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चों, ओके। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एक एंड जो होता है वो हमेशा क्लोज्ड होता है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये आपका एक ऑर्गन पाइप है जिसका एक सिरा ओपन है और दूसरा सिरा क्लोज्ड है। तो ओपन ऑर्गन पाइप के दोनों ही सिरे ओपन हुआ करते थे, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एक सिरा जो होता है वो क्लोज्ड होता है। अब आपको पता है जो सिरा क्लोज्ड होगा वहां पे हमेशा क्या बनेगा, तो नोड, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया था कि अगर किसी भी वेव का रिफ्लेक्शन किसी भी रिजिड बाउंड्री से हो रहा है तो वहां हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा, और अगर ओपन बाउंड्री से हो रहा है तो हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो ये ओपन बाउंड्री हो गया और ये आपका रिजिड बाउंड्री हो गया। तो अगर ये आपका रिजिड बाउंड्री है तो यहाँ पे बनेगा आपका नोड, और ये ओपन बाउंड्री है तो यहाँ पे बनेगा एंटी नोड। और मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जितना मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उतने ही नोड्स होंगे। तो फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक ही नोड होना चाहिए जो कि आ चुका है मेरा, तो बस वेव बना लो यहाँ से। तो जो वेव बनेगी वो ऐसी ही तो बनेगी। तो ये इस तरीके का हमारा वेव बन गया। अब आपको ये पता है कि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो गैप होता है वो हमेशा λ/4 होता है, यानी यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी उसे मैं λ1 कह दे रहा हूँ। तो ये आपका λ1/4 हो गया, और ये पूरा आया कितनी लेंथ में है, तो L लेंथ में, क्योंकि मेरा ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है इसका लेंथ हमने L मान रखा है। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की, तो पहले मैं लिख देता हूँ फर्स्ट
मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं और यहां पे हम फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं, यानी न्यू वन अगर हम देखना चाहते हैं, तो न्यू वन कितना होगा, तो v बटे में लैम्डा वन। अब आपको पता है कि आपका एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कि गैसियस मीडियम यानी एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ गामा p बटे में रो। और लैम्डा वन किसके बराबर होगा, तो आपको पता है यहाँ l लेंथ में एक क्वार्टर वेव आया है ना, यानी l इज इक्वल टू लैम्डा वन बाय 4, तो यहाँ से लैम्डा वन इज इक्वल टू 4l आ जाएगा। तो जहाँ लैम्डा वन लिखा है वहाँ हम 4l लिख सकते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी आती है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसी को हम लोग कह देते हैं न्यू वन, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट और फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट और फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी हो गया। बात क्लियर है? तो ये हमारा न्यू वन निकल के आ गया। अब जैसे हमने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात की थी, वैसे ही हम लोग सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि वहां पर चीजें कैसे होने वाली हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपके दो नोट्स होने चाहिए ना। तो अगर आपको दो नोट्स बनाने तो कैसे बनेंगे, तो ये तो कंफर्म सी बात है कि भाई ये आपका रिजिड बाउंड्री है, तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, तो नोड। और ये आपका ओपन बाउंड्री, तो यहाँ पे हमेशा बनेगा एंटी नोड। अब आपको पता है कि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो नोट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम जो सेकंड नोट दिखाएंगे वो अपना इस एंटी नोड के पास दिखाएंगे। अब आपको पता है दो नोट्स डायरेक्ट नहीं आ सकते, उनके बीच हमेशा एक एंटी नोड आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम एक एंटी नोड भी बना देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया हमारा। अब यहाँ पे अगर मुझे वेव फॉर्म बनानी है तो वो हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो आपको पता है नोड पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, एंटी नोड तक पहुंचते पहुंचते एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद ये वेव यहाँ पे छोटी हो जाएगी, मतलब इस तरीके से, और फिर ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए यहाँ पर कितने क्वार्टर वेव्स हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक क्वार्टर वेव हो गया, दूसरा क्वार्टर वेव और ये तीसरा क्वार्टर वेव, और इस वाले वेव की वेवलेंथ कुछ अलग होगी, तो इसे मैंने लैम्डा 2 कह दिया। तो ये आपका लैम्डा 2/4 आ गया और ये भी आपका लैम्डा 2/4 हो गया। और ये जितनी भी वेव्स आ रही हैं ये आ तो एल लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप में ही रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एल जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा लैम्डा 2/4 के। तो अगर मैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ तो इसे मैं न्यू 2 कह रहा हूँ, और ये आएगा किसके बराबर, तो v बटे में लैम्डा 2। तो न्यू 2 इज इक्वल टू v बटे में लैम्डा 2। तो न्यू 2 इज इक्वल टू v बटे में लैम्डा 2, और ये लैम्डा 2 किसके बराबर है हमारा, तो हमें पता है कि यहाँ पे l लेंथ में 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2/4 है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वार्टर वेव्स आई है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2/4। तो यहाँ से अगर आपको लैम्डा 2 निकालना है तो 4 को ऊपर करो, 3 को नीचे, तो ये आ जाएगा 4l/3। तो लैम्डा 2 की फाइनली हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो लैम्डा 2 हो गया 4l/3, और हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ गामा p बटे में रो। तो इस 3 को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 बटे में 4l और स्क्वायर रूट ऑफ गामा p बटे में रो, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो आप ध्यान से देखिए जरा, ये जो 1/4l स्क्वायर रूट ऑफ गामा p बाय रो था, ये हमारा न्यू के बराबर था ना, तो इस पूरे को अगर मैं चाहूं तो मैं न्यू कह सकता हूं। तो यहां पे हमारा ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ न्यू, ठीक है। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये आ गई 3 टाइम्स ऑफ न्यू, और क्योंकि ये 3 टाइम्स ऑफ न्यू आ रहा है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक और फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड
ओवरटोन। ठीक है, तो ये हमारा ν2 आ गया। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। अच्छा, अब इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा? तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपके 3 नोट्स बनेंगे, और तो क्या ही होना है। ठीक है, आपको पता है ये क्लोज्ड एंड है तो यहाँ पे हमेशा नोड बनेगा, ये ओपन एंड है तो यहाँ हमेशा एंटी नोड बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की, तो यहाँ पे हमें 3 नोड्स चाहिए। तो 3 नोड्स में एक नोड तो है हमारे पास, 2 नोड हमें अभी और चाहिए। तो एक नोड मैंने इस वाले एंटी नोड के पास दिखा दिया और एक नोड ये बीचों बीच दिखा दिया। अब यहाँ 3 नोड्स आ चुके हैं। अब आपको पता है नोड सारे एक साथ तो नहीं हो सकते, इसलिए इन दोनों नोड्स के बीच एक एंटी नोड डालो। तो यहाँ पे ये आपका एक एंटी नोड आ गया। सेम ऐसे यहाँ पे भी एक एंटी नोड आ जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ से वेव तैयार कर लो अपनी। तो वेव कैसे तैयार होगी? ये इस तरीके से, ये बन गया आपका। अब ये देखो यहाँ पे कितनी क्वार्टर वेव्स हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ जो वेव है उसकी वेवलेंथ अलग है, तो इसे मैं λ3 कह देता हूँ। तो ये हो गया λ3/4, ये भी आपका λ3/4, ये भी आपका λ3/4, ये भी आपका λ3/4 और ये भी आपका λ3/4। और ये जितनी भी वेव्स आ रही हैं, ये सारी की सारी वेव्स आ तो L लेंथ में ही रही है ना। तो हम यहाँ पे ν3 = क्या कह सकते हैं? तो ν3 = v में λ3। और v की अगर मैं बात कर दूं तो v हो गया √γ p में ρ। और λ3 की अगर मैं बात कर दूं तो आपको पता है कि यहाँ L लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है? तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 वेव्स प्रेजेंट है ना, यानी 5 क्वार्टर वेव्स प्रेजेंट है। तो 5 टाइम्स ऑफ 3 मतलब λ3/4। तो अगर मुझे λ3 देखना है तो 4 को ऊपर 5 को नीचे, तो ये आ जाएगा 4l/5। तो यहाँ से हमें λ3 का वैल्यू मिल गया। तो λ3 हो गया 4l/5 और यही 5 आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 1 में 4l और √γ p में ρ। अब आपको पता है 1/4l √γ p/ρ किसके बराबर होता है? तो न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे को थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मिल गई। और इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे क्या? तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक। तो इसे हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक और फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन। तो बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा लिखने का तरीका, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे ν3 = 5 टाइम्स ऑफ न्यू आ गया तो मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक। जब यहाँ मेरा ν2 = 3 टाइम्स ऑफ न्यू था तो मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। आपको बोलेगा सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ। अब सेकंड ओवरटोन का क्या मतलब वो आपको सोचना पड़ेगा। तो सेकंड ओवरटोन का मतलब है आपका थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, और थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी बोला जाए तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अच्छा, इसी को अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ν(n) = 2n-1 टाइम्स ऑफ न्यू। अब आप सोचोगे सर ने ऐसा क्यों लिख दिया? तो भाई ये सोच के देखो कि जब आपका ν1 जो था वो न्यू के बराबर था, ν2 जो था वो 3 टाइम्स ऑफ न्यू था, और ν3 जो था वो 5 टाइम्स ऑफ न्यू था। तो यहाँ देखो 2 गुने से 1 कम जा रहा है कि नहीं जा रहा? अगर 2 था तो यहाँ 4 - 1 3 हो गया, यहाँ पे 3 था तो 6 - 1 5 हो गया, यानी डबल से 1 कम। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जब मैं ν(n) की बात कर रहा हूँ तो 2n-1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा nth मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फिलहाल आपका ये ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की कहानी हो गई। इसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहा हूँ,
ओपन ऑर्गन पाइप की। और अगर मैं बात कर दूं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, तो देखो ओपन ऑर्गन पाइप के केस में फंडामेंटल नोट की जो फ्रीक्वेंसी हुआ करती है यानी न्यू, वो होती थी 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी बटे में रो। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में जो फंडामेंटल नोट का फ्रीक्वेंसी होता था वो 1/4L होता था, स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी बटे में रो। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी बटे में रो जो होता है वो v के बराबर होता है, यानी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो v बटे में 4L होती है और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो v बटे में 2L होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हो जाता है क्लोज्ड वाले में 4L आ जाता है और यहाँ पे 2L आ जाता है, तो बस ये इतने का डिफरेंस है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी क्योंकि क्वेश्चंस आपके इन्हीं पॉइंट्स को लेकर बनाए जाएंगे और यहीं पे आप जो लोग जनरली जाके फंस जाते हैं। ठीक है, तो इतना फिलहाल आज की वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक करेंगे और शायद अब इस चैप्टर में सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है बीट्स, उसको कवर करके हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन दोस्तों के साथ खासकर शेयर करो जिन्हें आप आगे भी अपने साथ पढ़ता हुआ देखना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो अपना ध्यान रखो, मस्त एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।